हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनीता। वेलकम टू J&R कॉलेज बुलंदशहर। हम आपको एजुकेशन का फर्स्ट पेपर पढ़ा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। हम इसी फ्लो में 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी 4th यूनिट स्टार्ट हो रही है। आशा करती हूँ आपको अभी तक 3 यूनिट जो पढ़ाई गई हैं वो समझ में आई होंगी। आज हम 4th यूनिट का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। फोर्थ यूनिट का हमारा टॉपिक है शिक्षा द्वारा संवैधानिक मूल्यों का अंतर्निवेशन। यानी कि हमारे संविधान में शिक्षा प्राप्त करने के हमारे कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य दिए गए हैं। उन अनुच्छेदों का हम कैसे पालन कर सकते हैं और कैसे अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे संविधान में कुछ पर्टिकुलर, सबसे पहले हम अपने संविधान के बारे में जान लेते हैं कि हमारा जो संविधान है उसमें आपको पता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संविधान में कुछ जीवन जीने के लिए विशेष मूल्यों को निर्धारित किया गया है। तो सबसे पहले हम बहुत छोटे रूप में उन मूल्यों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, हमारा जो देश है वो संप्रभुता लिए हुए है। संप्रभुता का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति अपनी राजनीतिक पार्टी बना सकता है। एक लोकतांत्रिक राज्य में व्यक्ति को संप्रभुता का अधिकार प्राप्त होता है। दूसरा अगर हम देखें समाजवाद इसलिए ये कॉन्सेप्ट लिया गया है क्योंकि हमारे जो भारतीय प्राचीन संस्कृति थी वो वर्णों पर आधारित थी और वर्णों पर आधारित होने के कारण लोगों में सामाजिक और आर्थिक जो असमानताएं थी वो बहुत अधिक थी। इन्हीं असमानताओं को कम करने के लिए समाजवाद का एक कॉन्सेप्ट रखा गया कि प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपना एक अहम भूमिका रखता है या एक अहम मूल्य रखता है। तीसरा हम देखें धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें ये भी शब्द जोड़ा गया कि पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य पर्टिकुलर किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म विशेष को कोई प्रमुख स्थान ना देकर सभी धर्म की क्या करेगा, सभी धर्म का सम्मान करेगा, सभी धर्मों को मानेगा और सभी धर्म की मार्गदर्शन के लिए कार्य करेगा। नेक्स्ट इसमें देखें लोकतंत्र में आपको पता ही है लोकतंत्र का मीनिंग ही होता है जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन। यानी कि हम लोगों में से अपने आप में से किसी एक को चुनकर अपने ऊपर शासन, यानी कि हर व्यक्ति लोकतंत्र में अपनी इच्छा अनुसार, अपनी स्वेच्छा अनुसार जीवन यापन कर सकता है। साथ में अगर हम देखें न्याय की व्यवस्था, एक कॉन्सेप्ट जोड़ा गया कि न्याय की प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता होगी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो। प्रत्येक व्यक्ति न्याय प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। साथ में स्वतंत्रता, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जोड़ा गया स्वतंत्रता। आपको पता ही है कि प्राचीन, क्योंकि हम पहली यूनिट में पढ़ चुके हैं कि प्राचीन शिक्षा जो थी वो वर्णों पर आधारित थी। लेकिन अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का है, हर जगह जाने की स्वतंत्रता है। जैसे पर्टिकुलर किसी मंदिर में पहले लोगों को जाने का अधिकार नहीं था कि अगर कोई शूद्र वर्ग से आ रहा है तो वो मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन आज के समय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का यूज कर सकता है। देखिए समानता की प्रत्येक व्यक्ति संविधान की दृष्टिकोण से समान स्थान रखता है और वो प्रत्येक व्यक्ति को हर क्षेत्र में समान अवसर मिले, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे किसी पदोन्नति का क्षेत्र हो, चाहे समाज में एक प्रतिष्ठा का क्षेत्र हो, हर व्यक्ति को उसके अधिकार मिलने चाहिए। नेक्स्ट है इसमें बंधुत्वता का मतलब आपको पता ही है। बंधुत्वता का मतलब होता है भाईचारा यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहना। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। यानी कि अगर हम देखें कि हमारी शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया ताकि हम अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने भारत की एक अलग पहचान बना सकें। इसी आधार पर हमारे जो संविधान है उसमें कुछ अधिकार दिए गए, क्योंकि हमें इसे विशेष शिक्षा से जोड़ा गया है। तो इसमें शिक्षा में क्या क्या अधिकार दिए गए, तो सबसे पहले हम देखते हैं मौलिक अधिकार और शिक्षा। यानी कि संविधान में हमें कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मौलिक अधिकार यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो वो उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। इसकी अपने आप में कुछ सीमाएं भी हैं। तो मौलिक अधिकार में सबसे पहले अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में सबसे पहला अनुच्छेद है हमारा 14, यानी कि किसी भी राज्य व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता है। भारत जो राज्य है उसमें जो भी व्यक्ति रह रहा है उसे किसी भी कानून के समक्ष उसे समान माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति
व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो, लेकिन कानून के लिए या शिक्षा में प्रवेश करने के लिए उसके जो नियम होंगे वो समान रूप से होंगे। ऐसा नहीं है कि ये आर्थिक स्थिति में अच्छा है तो इसके लिए नियम अलग हैं, और कोई आर्थिक स्थिति से अच्छा नहीं है तो उसके लिए नियम अलग हैं। तो शिक्षा में कहीं भी प्रवेश लेने के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए जो नियम होंगे वो समान होंगे। दूसरा है अनुच्छेद 15, यानी कि राज्य द्वारा धर्म, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध आश्वासन देता है और शैक्षिक अवसरों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। कहने का मतलब ये है कि राज्य अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी आधार पर, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, वंश हो, लिंग हो, किसी भी आधार पर या जन्म के स्थान के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिलने चाहिए उसकी शैक्षिक गुणवत्ता के लिए, उसकी गुणवत्ता के सुधार करने के लिए सुनिश्चित किया जाए। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 21A, यानी कि ये अधिकार आपको पता ही है 2002 में आया था 46वें संशोधन में। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था कि हम अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाएं, क्योंकि हम सबसे पहले अपनी नींव को मजबूत करना चाहते हैं। तो इसी उद्देश्य से ये हमारा अनुच्छेद आया था। इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, ये अधिकार मिला। और ये जो शिक्षा होगी, इसी के साथ इसमें एक कर्तव्य भी जोड़ा गया जो आया था राइट टू एजुकेशन के नाम से 2009 में। उसमें ये बताया गया कि प्रत्येक अभिभावक या माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो 6 से 14 साल के बच्चे के लिए जो शिक्षा है उसका अवसर प्रदान कराएं। ये उनका कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया। इसी फ्लो में आगे अनुच्छेद है 28। इस अनुच्छेद में ये बताया गया कि कोई भी राज्य ना तो किसी भी कोर्स को पूर्णतः किसी भी विद्यालय में शिक्षा दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी धार्मिक शिक्षा देने के लिए कोई भी राज्य उसे कोई भी एड्स नहीं देगा या अनुदान नहीं देगा, और आप किसी भी बालक को किसी भी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे बाध्य नहीं कर सकते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि उसे किस संस्था में, किस धर्म की, किस जाति की या किस शिक्षा को उसे लेना है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। राज्य उस पर कोई भी बाध्य नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 29, यानी कि एक ऐसा समूह को शिक्षा देना जिसमें निश्चित भाषा, लिपि अथवा संस्कृति हो। तो अनुच्छेद में संस्कृति विविधता का संरक्षण करता हो, यानी कि एक ऐसा तबका जो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है लेकिन उसकी पर्टिकुलर अपनी शिक्षा है, तो उसके संरक्षण के लिए उसे इस अनुच्छेद में ये लाभ मिला होता है कि वो अपनी संस्कृति के आधार पर कोई भी संस्था खोल सकता है और अपनी लिपि में उस शिक्षा को प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 30, यानी कि धार्मिक अल्पसंख्यक को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है। यानी कि कुछ अल्पसंख्यक, यानी कि जिनकी संख्या हमारे देश में कम है उन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं। अगर कुछ अल्पसंख्यक हैं और वो अपनी शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करना चाहते हैं अपने धर्म के आधार पर, तो अनुच्छेद 30 ये कहता है कि वो अपनी शैक्षिक संस्थाओं का स्थापना भी कर सकते हैं और उसका संचालन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें टॉपिक है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। आपको पता ही है कि प्राचीन समय में हमारे पास कोई सुख सुविधाएं नहीं थी पढ़ाने के लिए, ना हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी थी, ना टीचिंग एड्स थे, ना टीचिंग एड्स थे। उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1988 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया, और इसका जो काम था कि जो 87 में ये प्रारंभ हुआ था, 88 में प्रारूप सही रूप से चलाया गया। इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि प्रत्येक स्कूल में जो बेसिक सुविधाएं हैं जो प्रत्येक स्कूल में होनी चाहिए उन सुविधाओं को प्रदान करना, ताकि हर विद्यालय में शिक्षा को कोई ऐसा साधन ना हो जिस साधन के बेसिक साधनों के आधार पर शिक्षा प्राप्त ना कर पाए। तो उन विद्यालय में ये बेसिक सुविधाएं दी जाएं जिससे बच्चों की शिक्षा में कोई भी रुकावट ना आए। तो इसी फ्लो में हमारी ये 4th यूनिट का टॉपिक खत्म होता है। आगे हम 5th यूनिट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट। आशा करती हूँ आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होगा।